हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में आपको कराएंगे नया प्रैक्टिस सेट नंबर 3 जिसका कोड है 347WB। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले प्रश्न के साथ में प्रश्न नंबर 1 जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करने होते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में पहले कराएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देते हैं, किसी स्टूडेंट ने ये कमेंट किया था क्या सर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने से 100% आंसर फंस जाएंगे या पेपर में मिल जाएगा। बिल्कुल सही, ट्रस्ट रखिए हमारे ऊपर कि आपको हम ये गारंटी देते हैं कि आप अगर अनसॉल्व पेपर 3 ईयर के सन 2018, 19 और 20 के हल कर लेंगे तो आपको A to Z प्रश्न मिल जाएंगे आपके एग्जाम के समय। इतना ट्रस्ट रखिए, 70 में से 70 मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो चलिए इतनी बात याद रखिए, ट्रस्ट रखिए, भरोसा रखिए। ऑफलाइन कोचिंग में बहुत से लड़कों ने रिकॉर्ड बनाए हैं हमारे कोचिंग में। तो चलिए आपको भी रिकॉर्ड बनाना है तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। और स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? करा एक ठोस ए, कोई एक ठोस है। चलिए वो ठोस बना दिया हमने। ठोस ए एक अति कठोर है, बहुत ज्यादा कठोर है। ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी होता है। भाई ठोस और वो गलित अवस्था में हो या ठोस अवस्था में हो, विद्युत धारा का चालन नहीं करता है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है। यानी कि इतना हाई टेम्परेचर देना होगा कि बहुत सी वस्तुएं आसपास की पिघल जाएं पर वो जल्दी से नहीं पिघलेगा। वह किस प्रकार का ठोस है? तो आपने जब क्रिस्टलीय ठोस पढ़े होंगे, क्रिस्टलीय ठोस, तो क्रिस्टलीय ठोस के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 आणविक ठोस, आणविक ठोस। और इसके 3 प्रकार होते हैं, ध्रुवी, अध्रुवी और हाइड्रोजन आबंधित। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। नंबर 2 आ जाता है आपका आयनिक ठोस। आयनिक मतलब होता है कि NaCl हो या पोटेशियम सल्फेट हो, K2SO4 हो, ये आपका आयनिक ठोस होते हैं। आणविक ठोस यानी कि अणुओं से बने होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं Cl2 ये ठोस बन जाए, या HCl का बन जाए ठोस, या वाटर H2O का ठोस बन जाए, तो ये आणविक ठोस होते हैं। नंबर 2 हो गया आयनिक ठोस। नंबर 3 धात्विक ठोस। धात्विक ठोस जो धातु होते हैं जैसे ठोस, जैसे सोडियम, Ag, Au, Pt, ये सब धात्विक ठोस होते हैं। उसके बाद में आ जाता है सहसंयोजक। सहसंयोजक नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस। तो आपको इन 4 में से पहचानना है। सबसे पहला आणविक ठोस। आणविक ठोस किसके बने होते हैं? क्लोरीन जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, ये सभी अणुओं के ठोस होते हैं। तो ये तो बहुत ही पहले से ही हाइड्रोजन क्लोराइड द्रव अवस्था में होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड एक विद्युत का चालक यानी इलेक्ट्रोलिटिक होता है, तो ये कभी नहीं होगा। आयन विद्युत धारा को बहा देते हैं। तो यहां पर कह रहा है गलित अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। आयनिक सॉल्यूशन जितने भी होते हैं, आयनिक सॉल्यूशन जितने भी होते हैं वो विद्युत धारा को बहा देते हैं। तो ये भी आंसर आपका गलत हो गया। धातुएं जो भी होती हैं उनमें विद्युत धारा की चालक होती है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, तो कंडक्टर होती है, तो ये भी नहीं होगा। अब आ जाता है सहसंयोजक नेटवर्क ठोस। तो आप अपनी कॉपी पर नोट पर कर ले, सहसंयोजक नेटवर्क ठोस इसका आंसर होगा, जिसमें आपका एग्जाम्पल हम दिए देते हैं हीरा और ग्रेफाइट। हीरा ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट को हम बता चुके हैं ये एक अपवाद है, ये विद्युत धारा का चालन कर सकता है। आप सबसे ज्यादा हाई यानी कि अति कठोर हीरे को ले सकते हैं। तो पहले प्रश्न का आंसर आपका होगा सहसंयोजक नेटवर्क ठोस।
तो उसके बाद में आ जाता है दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। ऐसा पदार्थ जो वाष्पशील अवस्था में कम होता है, वाष्पशील अवस्था में कम रहता है, तो ऐसा पदार्थ सबसे कम न्यूनतम हिमांक वाला होगा। सबसे पहले आ जाते हैं पोटेशियम सल्फेट। इसकी वाष्प बहुत कम होती है। सोडियम क्लोराइड NaCl, ये क्या होता है, इसमें ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है, ये वाष्पीकृत हो सकता है, और वाष्पीकृत होगा तो हिमांक अपने आप बढ़ जाएगा। हिमांक न्यूनतम चाहिए। ग्लूकोज भी क्या होता है, चीनी के जैसा एक गंधला पदार्थ बन जाता है। उसके बाद में यूरिया तो बहुत जल्दी ही वाष्पीकृत होकर उड़ जाती है। तो आपका ऑप्शन होगा पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट में वाष्पन की क्रिया कम होती है, इसीलिए इसका हिमांक न्यूनतम होता है। इसको जमाना है, किसी जलीय विलयन में मिलाएंगे। अगर हम विलयन मिलाएं जल का, K2SO4 के साथ जल मिलाएं, NaCl के साथ मिलाएं, और ग्लूकोज के साथ विलयन बनाएं, और यूरिया के साथ बनाएं, तो सबसे पहले हिमांक कम होगा, जो जम जाएगा, जिसका ठोस बन जाएगा, वो होगा पोटेशियम सल्फेट। तो आपका राइट आंसर होगा पोटेशियम सल्फेट, और इसको कट कर दीजिए। चलिए अब इसके बाद में आ जाते हैं प्रश्न नंबर गा पर। गा स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं प्रश्न को अच्छी तरीके से। पहले प्रश्न को सही से पढ़ लें। क्या लिखा है, निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन। तो निम्नलिखित 4 रंगहीन लवणों के विलयन क्या है, इसको रब करते हैं और बताते हैं किस किस के विलयन है। पहला आपका जिंक नाइट्रेट, फिर उसके बाद में पृथक परख नलियों में रखे गए, अलग अलग परख नलियां बनाई गई हैं। ये लीजिए परख नलियां 4 बनाई गई हैं। ये परख नली आपके सामने 4 है, ठीक है, रखे गए, तथा प्रत्येक में तांबे की पट्टी डुबोई गई है, और इसमें एक एक तांबे की पट्टी डाली गई है। ये Cu की पट्टी है, Cu। अब उसके बाद में आ जाता है कि कौन सा विलयन अंत में नीला हो जाएगा। तो सबसे पहले विलयन में जो भरा गया है वो आपका है ZnNO3 का होल्टवाइट, जिंक नाइट्रेट। इसके बाद में है CdNO3 का होल्टवाइट। उसके बाद में है AgNO3। उसके बाद में आपका हो जाएगा PbNO3 का होल्टवाइज। तो आपका आंसर बताना है कि कौन सा विलयन, ये सभी रंगहीन है अभी, और कांपर की छड़ डुबोने पर, ये कांपर की पट्टी डुबोने पर कौन सा विलयन अंत में काला हो जाएगा। जब सिल्वर नाइट्रेट, हम बताते हैं सिल्वर नाइट्रेट कांपर आयन के साथ क्रिया करता है, किसके साथ, कांपर धातु के साथ क्रिया करता है, तो ये इस कांपर को, सिल्वर को रिड्यूस करके CuNO3 का विलयन बनाता है, और 2Ag पृथक हो जाता है। ये कांपर नाइट्रेट का, जब सिल्वर नाइट्रेट में कांपर की छड़ को डुबोया जाता है तो विलयन नीला हो जाता है, नीला हो जाता है। ये बात आप याद रखें, कांपर आयन सिल्वर को जब रिड्यूस करते हैं, अपचयित करते हैं, तो उस कंडीशन में एक लवण बन जाता है, और कांपर क्या होता है, सिल्वर का एक रजत दड़ पर जो होता है सिल्वर अपचयित हो जाता है, लेकिन विलयन का रंग नीला छोड़ जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन होगा AgNO3। ये हो गई पहली आपका आंसर, प्रश्न नंबर गा का 3rd। तो चलो इसको रब करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आप पढ़िए, बोर्ड पर लिखा है आपके सामने। कह रहा है प्रश्न नंबर घ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक है। आपको बताते हैं वेग का मात्रक होता है समय का इनवर्स, समय का इनवर्स, और यह समय घंटा, मिनट और सेकंड में हो सकता है, ठीक है।
वेग का मात्रक क्या होता है? समय का इनवर्स। और यहां पर क्या पूछा गया है? वेग नियतांक का मात्रक। तो वेग नियतांक यानी कि वेग नियतांक का मात्रक होता है लीटर प्रति मोल और इंटू सेकेंड। तो आपके सामने आ जाता है, क्या हो जाएगा? लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। तो अब आप इसको सही से बना लें तो आपको आंसर मिल जाएगा लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब आप आंसर ढूंढिए किस में ये वैल्यू दी गई है, वही आपका राइट आंसर होगा। और हमने बता दिया है कि वेग का जो मात्रक होता है वो समय का इनवर्स होता है। अब समय घंटों में दिया गया तो घंटा इनवर्स, और मिनट में दिया गया तो मिनट इनवर्स, और सेकंड में दिया गया तो सेकंड का इनवर्स। लेकिन आपसे पूछा गया वेग नियतांक का मात्रक है तो लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड होता है। इसे हम लिख सकते हैं लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो पहले में देखते हैं लीटर सेकंड इनवर्स, ये नहीं है। लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स आंसर दूसरा आपका राइट आंसर है। और इसके बाद में मोल लीटर लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये भी नहीं होगा। मोल सेकंड इनवर्स, ये भी नहीं होगा। तो आंसर नंबर थर्ड आपका राइट आंसर है। अब आ जाता है मेन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ये समझ लीजिए मल्टीपल चॉइस के लिए ही बना है। जो अगला क्वेश्चन डा है ना आपका अड़ा, क्वेश्चन नंबर अड़ा, सबसे अधिक क्षारकीय अमीन है। तो आपको बता देते हैं क्षारकीय क्रम। NH3 अमोनिया एक क्षारीय होती है और इसकी क्षारकता कार्बन परमाणु के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। उसके बाद में जैसे ही कार्बन 2 डिग्री हो जाता है क्षारकता और बढ़ जाती है, NH2 होगा और ये NH होगा। और 3 डिग्री होता है तो क्षारकता कम हो जाती है क्योंकि हाइड्रोजन आयन उपस्थित नहीं होता है, क्षारकीय आयन उपस्थित नहीं होता है। तो कितना? 2 डिग्री। अब एक कंडीशन और है कि अमोनिया से यदि एथिलअमीन बनता है और उसके बाद में एथिलीन डाईअमीन बनता है, यानी कि द्वितीयक डाई एथिल अमीन बनता है, और उसके बाद में आपका ट्राई एथिल अमीन बनता है, तो ये है बात क्षारकता की। अब बताते हैं कि यहाँ पर अंतर क्या है। यहाँ पर दिए गए ऑप्शन आपके मेथिलीन डाईअमीन यानी कि CH3 का होल ट्वाइस भी दिया गया है। आप सोचेंगे ये भी तो द्वितीयक अमीन है, ठीक है, और एक ये द्वितीयक अमीन दिया गया है C2H5, 2 डिग्री अमीन, ये दोनों हैं। लेकिन अब कंडीशन क्या है? सबसे अधिक क्षारीय कौन सा है? सबसे कम क्षारीय अमोनिया होती है। उसके बाद कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर, कार्बन परमाणु जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्षारकता का गुण बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर अंत में हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है तो क्षारकता घट जाती है। इसीलिए तृतीयक अमीन की क्षारकता द्वितीयक अमीन से कम होती है। 2 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन और टर्सरी अमीन। टर्सरी अमीन की क्षारकता द्वितीयक अमीन से कम होती है। लेकिन यहां पर लिखा है एथिलीन डाईअमीन, यहां पर 2 दूनी 4 कार्बन है, तो इसका मतलब है कार्बन की संख्या बढ़ने पर, कार्बन की संख्या बढ़ने पर यानी कि एटॉमिक मास बढ़ने पर अमीनों की क्षारकता बढ़ती जाती है या अमोनिया के व्युत्क्रम की क्षारकता बढ़ती जाती है, बशर्ते उसके साथ कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु यानी कि क्षारकीय, ये क्या बोला जाता है? क्षारक मूलक। इसका नाम क्या है? क्षारक मूलक। और OH आपका होता है अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक, ये तो आप बात जानते होंगे, प्रैक्टिकल में आपने किया होगा कि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो क्षारकीय मूलक होता है। अम्लों में हाइड्रोजन आयन जब पृथक होते हैं तो बताते हैं अम्ल होते हैं, लेकिन ये जो आयन होता है वो क्षारकीय मूलक होता है। और OH आयन होता है वो अम्लीय मूलक होता है, जबकि क्षारों में OH लगा हुआ होता है, OH ऐड होता है, लेकिन ये अम्लीय मूलक होता है। तो अम्लीय मूलक जब क्षारकीय मूलक जिसमें उपस्थित है, तो इसी कारण सबसे ज्यादा द्वितीयक अमीन यानी कि 2 डिग्री में जितने ज्यादा कार्बन उपस्थित हों
प्रोपेन होता, अगर यहाँ पर C3H7 का होल ट्वाइज होता तो ये अधिक क्षारीय होता, लेकिन एक NH हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। तो तृतीयक अमीनों की अपेक्षा द्वितीयक अमीन अधिक क्षारकीय होते हैं क्योंकि उस पर एक क्षारकीय मूलक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है। इस बात को नोट कर लें। और यह क्वेश्चन सिर्फ इसी बात के लिए बना कि स्टूडेंट पहचानते कैसे हैं। तो आप इस बात को अब कभी नहीं भूलेंगे कि द्वितीयक अमीन सबसे अधिक क्षारीय होता है, बशर्ते जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक हो, यानी कि एटॉमिक मास सबसे अधिक हो। तो आपका आंसर नंबर हो जाता है 4। ये आपका आंसर नंबर 4 है। अब इसको रब करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन आपका एक फ्री में समझ लीजिए कि आपके सामने विटामिन नहीं होंगे। कोविड-19 की महामारी से जो विटामिन का टॉपिक हटा दिया गया है, फिर भी हम आपको बताते हैं, भविष्य में काम आएगा। बहुत से बच्चे नीट की तैयारी करेंगे, कोई आपने IIT जी मेंस की तैयारी करेगा, तो ये छोटी छोटी बातें ही एक एक नंबर दिलाती हैं। और कोई भी बात को छोटा मत समझिए। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी स्कर्वी जिससे रोग हो जाता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, यानी कि यह स्कर्वी रोग होता है जब शरीर में खट्टा कम हो जाए। क्या होता है? खट्टा। और खट्टा मतलब होता है विटामिन सी, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल का नाम है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विटामिन ए रेटिनॉल आंखों के लिए जरूरी होता है। विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन B6 पेंटोथेनिक अम्ल, ये हो गया आपका। अब एस्कॉर्बिक अम्ल हो गया। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बहुविकल्पीय प्रश्न हल हो चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और खंड दिए जाते हैं आपको 4। पहला खंड का, खा, गा और घा, ये 4 खंड आपको करने हैं और प्रत्येक खंड 2 अंक का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला खंड क्या है? एक धात्विक तत्व का क्रिस्टल जालक घनीय है, यानी कि एक धातु का तत्व है और उसका जो क्रिस्टल जालक बना है वो घनीय है। और जब धातु की बात आ जाए तो कणों की संख्या हो जाती है 4। उसके बाद इकाई कोष्ठिका के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर है। उसके बाद में धातु का घनत्व, यानी कि धातु का जो प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है वो घनत्व है 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और 200 ग्राम धातु में इकाई सेलों की संख्या क्या होगी? तो सेलों की संख्या निकालने के पहले हमें सबसे पहले धातु का द्रव्यमान ज्ञात करना होगा कि धातु का परमाणु द्रव्यमान कितना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को लिखते हैं, सजा लेते हैं, हल लिखते हैं और लिखते हैं प्रश्न 2 का और उत्तर लिखकर स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं सबसे पहले दिया है सबसे पहले आपको Z इक्वल, यानी धातु है तो धातु में Z इक्वल यानी परमाणुओं की संख्या 4 होती। जब भी धातु आए इस बात को याद रखेंगे, उसमें Z इक्वल यानी कि उसकी संरचना जो होती है वो FCC प्रकार से होती है। अब आ जाते हैं। अब एक एक कोर की लंबाई यानी कोष्ठिका कैसी होती है? घनीय, घन के आकार की कोष्ठिका होती है जिसको हम A डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं, A से। और इसके प्रत्येक एक कोर की लंबाई है 2 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हो गई। अब इसके बाद में आपसे पूछा गया कि धातु का घनत्व, तो A बराबर आपको दिया गया है 2 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर। अब इसको यहाँ पर कोष्ठिका को रब कर देते हैं और आगे स्टार्ट करते हैं। प्रश्न बहुत आसान है, बस आपको उलझा रहा है। उसके बाद में आपको क्या दिया गया? धातु का घनत्व D से डिनोट करते हैं 2.5 ग्राम है। और आपको अपने पास से लिख लेना होता है नंबर ऑफ एवोगैड्रो, जिसकी संख्या होती है 0.6 × 2 × 10⁻⁻23 होती है, -23 नहीं होती है। और ये होती है मोल इनवर्स। अब आप जानते हैं
कोष्ठिका का घनत्व जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर होता है जेड इंटू एम इंटू नंबर ए क्यूब नंबर ऑफ एवोगैड्रो। तो हमें सबसे पहले द्रव्यमान निकाल लेना होगा यम बराबर। तो यम बराबर कितना होता है, कोष्ठिका का द्रव्यमान यानी कि परमाणु का द्रव्यमान, परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो यम बराबर लिखेंगे। और यम बराबर होता है, जब यम के इक्वल लिखेंगे तो यम के साथ जो है वो बटे में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, डी ए क्यूब इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो ऊपर। तो यम बराबर डी की वैल्यू कितनी दी गई है, डी की वैल्यू यहां देख लेते हैं 2.5 ग्राम इंटू ए क्यूब कितना दिया गया 6 पॉइंट, ये ज़्यादा यहाँ पर जेड लिख देते हैं, ऐसे थोड़ा काट देते हैं जेड, कभी कभी 2 लगता है, जेड को अगर काट दे तो वो जेड दिखाई देगा 0.6.022 नहीं, यहाँ पर ए क्यूब की वैल्यू लिखनी है तो सही से लिखते हैं 2.5 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8 और गुणे में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब बटे में यहाँ पर लिखते हैं 4। तो सबसे पहले यम इक्वल निकाल लेते हैं, तब हम परमाणुओं की संख्या निकाल पाएंगे। जब तक हमें द्रव्यमान नहीं मालूम होगा तो 2.5 इंटू 2 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर क्यूब लगाएंगे क्योंकि ए के ऊपर क्यूब है, तो 2 का क्यूब 8 होता है और 10 की पावर क्यूब में घातों का गुणा हो जाता है तो 2 3 8 24, तो 3 24 हो जाएंगी इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23/4। सबसे पहले घातों को काटिए तो यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 1 जीरो बढ़ेगा और ये पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 जीरो बढ़ जाएंगे। और जैसे ही हम इन घातों को इसको काटते हैं तो यम इक्वल क्या बचता है, यम बराबर बचता है आपका 25 गुणे 8 गुणे 6.022 इंटू 10 की पावर -1 और ये नीचे हैं 4 3 जीरो, इसके 3 जीरो बढ़ाएंगे 1 2 3 और एक इसका बढ़ाया है तो 4 जीरो होंगे। ठीक है, ये चारों जीरो को ऊपर लिए जाओ। अब इस तरफ हल कर देते हैं इसको, पहले यम निकाल लेते हैं। जब तक हमें द्रव्यमान नहीं मालूम होगा तब तक आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते। तो यम बराबर बच्चा है 25 गुणे 8 गुणे 6.6 इंटू 22 और घातें आपकी बन जाएंगी, ये 4 जीरो ऊपर ले जाओ तो 10 की घातें -5 बन जाएंगी। ठीक है, अब इसके नीचे 4 का तो 4 दूनी 8 हो जाता है। यम बराबर लिखेंगे 25 दूना 50 और इंटू 6022 और 10 की घातें -5। तो एम बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 5 दूनी 10 और ये जीरो पहले लगा लीजिए, 5 दूनी 10 1 11, 5 का जीरो में जीरो 1, 5 छक्का 30 हो जाता है। और कितने हो गए 1 2 3 4। तो यहाँ पर पूरा कैलकुलेट सही से करिए। पहले हम करेंगे जीरो लगाएंगे और जीरो में फिर हम लगाएंगे 5 दूनी 10 1, कितना हो जाता है 5 दूनी 10 की जीरो और 5 दूनी 10 1 11, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 इंटू 10 की पावर -5। जैसे ही 1 2 3 4 अंक बाद लगाएं तो यम बराबर आ जाएगा 3.01 ग्राम प्रति मोल। अब आपका आया ग्राम प्रति मोल यानी के मोलर द्रव्यमान, तो इसको हम ऊपर लिख लेते हैं। अब निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। आपको निकालनी है 200 ग्राम इकाई को 200 ग्राम धातु में इकाई सेलों की संख्या। तो बताते हैं इकाई सेलों की संख्या कैसे निकलती है। तो यहां पर यम आ गया, तो अब रफ करते हैं इसको। तो यम बराबर आप ध्यान दीजिए क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, आपको पता हो गया यम बराबर आपकी वैल्यू आ गई 3.01। ठीक है, इसके बाद में आप अगर
लगाएंगे कोष्ठिका का द्रव्यमान। अब लिखेंगे कोष्ठिका का द्रव्यमान। कोष्ठिका का द्रव्यमान लिखेंगे तो होता है Z इंटू M इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो। नंबर ऑफ एवोगैड्रो तो Z आपके 4 हैं, द्रव्यमान आपका आ गया 3.01 इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो होता है 0.6 इंटू 2 टू 10 की पावर कितनी हो जाएंगी 23। तो पॉइंट से पॉइंट हटा दिया। अब आपकी ये घातें ऊपर चली जाएंगी तो यहाँ पर आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यम कितना आ जाएगा 4 गुणे 301 गुणे आपका आ जाएगा 23 बटे आपका 6022। मल्टीपल करते हैं 4 के आगे बन और लिख लीजिए तो बराबर हो जाएंगी 0। यहाँ पर बन और लिख लीजिए तो आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बन आया था तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, क्योंकि बराबर पॉइंट कर लें तो आसान रहेगा आपको हल करने में। तो इसको रब करते हैं और आगे चलते हैं। बस आप द्रव्यमान निकालकर 200 में डिवाइड कर दें। 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 एकन 4 और 0 4 तीयों 12 तो 4 तीयों 12 इंटू 10 की घातें 23 कितनी हो गई 23। और नीचे कितना है आपका 6222 6222 हो जाएगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे तो 4 एकन 4। अभी एक का मल्टीप्लाई और करना था तो यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले 1, क्योंकि ये 3011 है तो 4 एकन 4 4 एकन 4 और 4 का 0 में 0 4 तीयों 12। ये देखिए कितनी बार भाग चला जाएगा, कितनी बार 6 दूनी 12 और 22 दूनी 44 2 बार। तो 2 इंटू 10 की घातें 23 और वो भी इधर से उधर गई हैं तो ये माइनस की 23 हो जाएंगी। कितनी हो गई माइनस की 23। अब निकालते हैं 200 ग्राम धातु में इकाई सेलों की संख्या तो लिखते हैं पदार्थ का भार। द्रव्यमान लिख दो या भार लिख दो, द्रव्यमान बटे कोष्ठिका का द्रव्यमान। तो कोष्ठिका का द्रव्यमान आपके सामने हाजिर है। 2 गुणे 10 की घातें -23 कितनी है -23। माइनस सही से लगाइए नहीं तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। तो पदार्थ का द्रव्यमान कितना है आपका 200 ग्राम। धातु में कितनी सेलें हैं, छोटी छोटी सी जो चौखंटी यानी कि आपकी जो क्यूब आकार की सेलें हैं वो 200 ग्राम में कितनी है। तो आप लिखेंगे 200। अब इसको ऊपर हल कर लेते हैं। यहाँ पर ये आपको पता हो गया पदार्थ का द्रव्यमान, ऊपर हल करते हैं तो ये आपको हल करने पर पदार्थ का द्रव्यमान कितना आया 2 गुणे 10 की घातें -23। इसको नोट कर लीजिए कि इसको यहाँ पर सबकी वैल्यू कितनी रखी थी, अब रख देते हैं दोबारा तो जगह मिल जाएगी। जेड आपका 4 था और यम आपका आया था 3.001 और भाग लगाया था 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से। ये घातें ऊपर जाएंगी माइनस की तो आपका आया था 2 इंटू 10 की पावर -23। इतना आया था आपका कोष्ठिका का द्रव्यमान। अब फार्मूले को दोबारा लिखते हैं क्योंकि नीचे जगह नहीं आती है। हल कर चुके हैं, पीछे वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ये वैल्यू हल कर दी है हमने। तो लिखेंगे 200 ग्राम धातु में इकाई सेलों की संख्या बराबर धातु का द्रव्यमान। क्या लिखेंगे धातु का द्रव्यमान बटे कोष्ठिका का द्रव्यमान। कोष्ठिका का द्रव्यमान तो 200 धातु कितने ग्राम है 200 ग्राम है
और कोष्ठिका का द्रव्यमान 2 इंटू 10 की घाते -23, ये ऊपर चली जाएंगी, 23 को 23 हो गई, और ये 200 गुणे 10 की घाते माइनस कितनी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी 23, और बटे 2, तो 2 का भाग इसमें दे देंगे, 100 बार चला जाएगा, तो यहाँ पर इससे लिख सकते हैं 200 गुणे 10 की घाते 23, या इन दो जीरो को जोड़ लेंगे तो लिखेंगे 1 गुणे 10 की घाते 25, और यही आपका आंसर दिया गया है, 1 गुणे 10 की घाते 25, क्योंकि 2 जीरो इसमें ऐड कर देने से ये 25 हो जाती हैं। इस प्रकार से हम निकालेंगे क्वेश्चन का आंसर। ये इतना आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको क्या मालूम होना चाहिए, दिया हो यम, तो जेड आपको पता हो जाते हैं कि धातु क्रिस्टल से आते हैं, नंबर ऑफ एवोगैड्रो आपकी परमानेंट वैल्यू होती है। इसको हल करने पर सीधी सी बात है, ये 2 बार चला जाता है, तो 2 इंटू 10 की घाते -23 बनती हैं, तो 200 ग्राम धातु में इकाई सेलों की संख्या 1 इंटू 10 की घाते -25 होंगी। अब रब करते हैं और अगले प्रश्न को हल करते हैं, नोट कर लें इसको। अब आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर खा, 2 का खा, और उत्तर लिखेंगे इसका। क्या करा, गन्ने की शक्कर को कितने ग्राम, यानी कि विलेय पदार्थ इतने ग्राम है 1.17 ग्राम, और 25 ग्राम जल में घोला जा रहा है, तो जो कम भार होता है उसको हम लिखते हैं दिया है W1, यानी कि विलेय का भार, विलेय का भार लिख दें, या शक्कर का भार, विलेय W1 इक्वल 1.17 ग्राम, ठीक है। और उसके बाद में विलायक जो जल है आपका, विलायक W2 इक्वल दिया गया है आपको 25 ग्राम, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि विलायक का क्वथनांक उन्नयन इतना बढ़ जाता है, तो डेल्टा TV, यानी कि एक विलायक का क्वथनांक उन्नयन कहलाता है, ये होता है 0.017 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया। अब कह रहा है विलायक के उन्नयन अणु स्थिरांक की गणना कीजिए, यानी कि KB आपको पता नहीं है, और कोष्टक में क्या दिया गया, गन्ने की शक्कर का अणु भार 342, यानी कि यम1 आपको दिया गया 342। बी नो दैट हम जानते हैं क्या होता है, हम जानते हैं कि डेल्टा TV बराबर होता है KB इंटू W1 इंटू 1000 बटे M1 इंटू W2, यह फार्मूला होता है। और आपको निकालना क्या है, KB, तो KB को इस तरफ ले आइए और पूरे फार्मूले में मल्टीपल कर दीजिए कैंचीदार, तो आपके सामने जो KB के साथ है वो नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आ जाएगा आपका W1 इंटू 1000, और ऊपर चला जाएगा डेल्टा TV इंटू M1 इंटू W2। तो आप वैल्यू रखिए, KB की वैल्यू निकालना है, TB का मान है 0.017, M1 आपको दिया गया है 1.117 दिया गया है, नहीं M1 नहीं है, M1 है आपका 342 इंटू आपको दिया गया W2 25 ग्राम विलायक है, नीचे आप लिखेंगे तो W1 आपका दिया गया है 1.17 इंटू अब आपका दिया गया है 1000। अब आप काटेंगे तो पॉइंट से पॉइंट हटाएं और बराबर के अंक कर लें, ठीक है। अब इसको हम ऊपर से रब करते हैं, नोट कर लें क्योंकि जगह नहीं बची है, इसको नोट कर लें। हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और इस वैल्यू को हल करते हैं, आंसर आपके सामने होगा। तो इसको सभी को हल कर रब कर देते हैं। चलिए अब लिखेंगे क्या बचा आपका, KB बराबर 17 इंटू 342 इंटू 25 बटे 1070 इंटू 1170 इंटू 1000, तो 25
चक्कू 100 होते हैं, 40 हो गया। अब इसको हम काटते हैं तो KB बराबर लिखेंगे 17, 7 छंगा कुछ कटता है तो नहीं कटेगा, तो हम 17 दूनी 34 की 4 और 17 चक्कू 68, इसका 17 का मल्टीपल कर रहे हैं इसमें, 17 दूनी 34 की 4 और 17 चक्कू 68 और 3 कितने हो जाते हैं 71 की 1 हासिल आएंगे आपके 7, 17 तियाँ 51 और 7 तो कितने हो जाएंगे आपके 58, यानी कि 5814 और नीचे आपका हो जाएगा कितना 7 चौक 28, 2 जीरो लगा लो, 1 जीरो ये 1 जीरो ये, 7 4 सत्ते 28, 4 एकन 4 और 2 6, 4 एकन 4। ठीक है, अब इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं। KB की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप KB बराबर लिखें, इन दो घातों को माइनस में बना दें और ऊपर पहुंचा दें, तो 58 × 14 बटे 468 इंटू 10 की पावर -2। अब काटिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 चाकू 8, 2 दूनी 4 और 2 नेम 18। अब भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगाएंगे, 2 सत्ते 14। अब आपका KB बराबर बचा है 2907 बटे 3 234 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अब 334 का भाग लगा लें तो 300 कितना आएगा, 2907 में 334 का भाग लगा 234 का, तो देखते हैं ये ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी, एक बार भाग जाएगा तो देखते हैं कितना आ गया 234। आपका कितना बचा यहाँ पर 14, तो 6 बचेगा यहाँ पर, 8 में से 3 गए 5 बचेंगे और ये कट जाएगा। 7 का उतारा लेंगे तो 7 का उतारा लेने के बाद में आपका हो जाएगा तो लगभग 2 बार, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 2 चाकू 8, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4, तो 17 में से 8 गए 5 बचे, 15 में से 6 गए 9, यहाँ पर कट जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 4 बार चला जाएगा, नहीं 7 बार। तो आपका आंसर कितना आया है, तो एक अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो KB बराबर जो ये आंसर आया यही राइट आंसर है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम कम से कम 4 बार सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 अंक बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पर आएगा आपका कितना है 17 12.7 इंटू 10 की पावर -2 और ये आपकी वैल्यू आएगी KB बराबर 0.127 मोल इनवर्स किलोग्राम लीटर केल्विन मोल इनवर्स ये हो जाएगा आपका। और काय में वैल्यू दी गई डिग्री सेंटीग्रेड में, तो लिखेंगे डिग्री सेंटीग्रेड है, डिग्री सेंटीग्रेड मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर इनवर्स, ये आपकी हो जाएगी केल्विन की वैल्यू। ये आपका राइट आंसर है जो आपकी बुक में दिया गया है, यानी अनसॉल्व पेपर में वो आपका कभी भी नहीं निकलेगा, कभी भी कोई कीमत पे, क्योंकि वो आंसर आपका उसमें गलत है, यही राइट आंसर है। तो 0.127 और हो जाएगा आपका केल्विन का मान। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर गा, और ये है फैराडे का नियम। फैराडे का नियम ये दिया गया क्वेश्चन नंबर गा कि सिल्वर नाइट्रेट के किसी बिलियन में 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने के लिए 0.24 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा। सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान ये फैराडे नियम पर आधारित है, ये लगता है Q बराबर I इंटू टी से। तो हमें सबसे पहले आवेश चाहिए, एम्पियर धारा हमको पता है, तो इस क्वेश्चन को लगाकर क्यों टाइम खराब करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर घा 2 का घा क्या है, ब्राउनी गति।
ब्राउनी गति क्या है? तो ब्राउनी गति आपको हेडिंग डालना है, ब्राउनी गति। तो लिखेंगे, इसमें लिखते हैं कोलाइडी बेलियानो के कण, कोलाइडी बेलियानो के कण कभी स्थिर नहीं होते हैं। कोलाइडी बेलियानो के कण कभी स्थिर नहीं होते हैं। ये लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति, जिसे हम बोलते हैं टेढ़ी मेढ़ी को जिग जैग, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। बेलियन, आगे लिख दें कोलाइडी बेलियानो के इस गुण की खोज रॉबर्ट ब्राउन और लिखिए क्योंकि ब्राउनी मूवमेंट है, ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्हीं के नाम पर कोलाइडी बेलियानो का यह गुण ब्राउनी गति कहलाता है। इसका कारण क्या है? क्या कह रहा है? कोलाइडी बेलियानो के कण कभी स्थिर नहीं होते हैं। कोलाइडी बेलियानो के अंदर जो कण होते हैं, कोलाइडी बेलियन के ये कण हैं, ये कभी स्थिर नहीं होते। ये चलते ही रहते हैं जब तक कोलाइडी अवस्था टूट ना जाए। लगातार टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति करते हैं। कोलाइडी बेलियानो के इस गुण की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्हीं के नाम पर कोलाइडी बेलियानो का यह गुण ब्राउनी गति कहलाता है। ठीक है, कह रहा इसका कारण क्या है? तो हम लिखते हैं इसका मुख्य कारण, इस चित्र को मिटा देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि इनके कणों का घनत्व यानी कि वजन कम होता है जिन पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है। इसका मुख्य कारण है कि जो ग्रेविटी होती है हर चीज को पृथ्वी अपने आकर्षण गुरुत्वा बल के कारण नीचे की ओर खींच लेती है, हर चीज को स्थायी बनाए रखती है। लेकिन कोलाइडी कणों पर
कोलाइडी कणों का घनत्व तो इतना कम होता है कि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता और इसी कारण ये स्थिर नहीं होते हैं। अब वो कह रहा है ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ब्राउनी गति को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, उसकी स्पीड को कौन घटा या बढ़ा सकता है। तो यहाँ मुख्य कारण ये हो गया और ये क्या हो गई है, ब्राउनी गति। अब इसको हम रब करते हैं, आपने हमारे साथ में लिख तो लिया होगा, तो रब करते हैं। अब लिखते हैं कारक, क्या कारण हो सकते हैं कि ब्राउनी गति घट या बढ़ जाए। तो सबसे पहले ब्राउनी गति को प्रभावित करने वाले कारक। तो नंबर 1 कोलाइडी विलयन की सांद्रता बढ़ने पर कणों की गति बढ़ जाती है क्योंकि सक्रिय ऊर्जा का अंश बढ़ जाता है। क्या कह रहा है, कोलाइडी विलयनों की सांद्रता बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ जाती है क्योंकि सक्रिय ऊर्जा का अंश बढ़ जाता है। जब हम सांद्रता, मान लीजिए इसमें 10 कोलाइडी विलयन के कण हैं, इसको 100 कर देंगे तो आपस में ये ज़्यादा टकराएंगे और ज़्यादा जब टकराते हैं तो ज़्यादा गति करते हैं। कोलाइडी विलयन जब ज़्यादा टकराते हैं तो ज़्यादा गति करते हैं। 2 नंबर में बस 2 ही अगर कारण लिख दे तो काफ़ी है। तो दूसरा अगर लिखेंगे तो कोलाइडी विलयनों, अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ऊर्जा का अंश बढ़ जाता है। क्या लिखेंगे, ताप बढ़ाने पर कणों की गति, किसकी, कोलाइडी कणों की गति, इसके हम कोलाइडी कणों की बता रहे हैं, कोलाइडी कणों की गति बढ़ जाती है। ये हो गया दूसरा कारण। नंबर 3, यदि कोलाइडी विलयन आयनिक होता है तो विपरीत विद्युत अपघट्ट मिलाने पर कोलाइडी कण स्कंदित होकर स्थिर हो जाते हैं। ये काफ़ी हैं, इतने पॉइंट काफ़ी हैं। क्या कह रहा है, कोलाइडी विलयनों की सांद्रता बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ जाती है क्योंकि सक्रिय ऊर्जा का अंश बढ़ जाता है। अणु आपस में ज़्यादा टकराते हैं। जब ज़्यादा घने अणु हो जाएंगे तो अणु ज़्यादा आपस में टकराएंगे। ताप बढ़ाने पर कणों की गति बढ़ जाती है क्योंकि ताप बढ़ाने पर हर एक विलायक का कोई भी क्रियाविधि हो उसकी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा गति से गति करने लगते हैं। यदि कोलाइडी विलयनों आयनिक होता है, यानी आयन होता है, तो कोलाइडी तो विपरीत विद्युत अपघट्ट मिलाने पर कोलाइडी विलयन स्कंदित हो जाते हैं, यानी जम जाते हैं। जैसे Na है और इसमें क्लोराइड आयन मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा, NaCl। अब इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने लगेगा और तली में
बैठ जाएगा। तो हो गया प्रश्न नंबर 2 और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था, वेरी इजी था। बस थोड़ा सा आपको पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कभी कभी ऐसा होगा कि इतने ज़्यादा लंबे तरीके से आएगा, वरना इजी आएगा। और 101% कमेंट करके आप पूछते हो कि यार सर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने से आप टॉपर बन जाएंगे। हाँ बिल्कुल सत्य है कि आप अगर अनसॉल्व पेपर को सॉल्व कर लेंगे तो आपके नंबर पूरे 70 में से 70 आ जाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जितना भी सिलेबस कोविड-19 के निकाल दिया गया या कोविड-19 से पहले जितना आता था, कोई इतनी आईएएस पीसीएस और नीट जी मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो, यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हम बता रहे हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हो। पर डे जो भी हम वीडियो आपको अपलोड करके देते हैं वो आप पर डे रिपीट करिए, उसके जैसे प्रश्नों को अपने अनसॉल्व पेपर में सॉल्व करिए, नोटबुक से सॉल्व करिए। किताब को चाटने से, रट्टा मारने से कोई टॉपर नहीं बनता है, ये इतिहास गवाह है। किताब को दिन रात चाटते रहो, लेकिन आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, किताब चाटने से क्या होगा, आज रट लिया कल भूल गए, आज रट लिया कल भूल गया, ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह रटवाने वाला सिस्टम सिर्फ 1 महीना 15 दिन, इससे ज़्यादा याद नहीं रख सकते हो। और गैपिंग हो जाती है एग्जाम के समय 1-1 महीने की, फिर आप क्या करेंगे, आप तो भूल चुके होंगे, फिर आपके पास रटने का समय नहीं होगा, सीखने का समय होगा। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा सीख जाएंगे, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। ऐसे प्रश्न जितने भी मिले जिसमें परमाणुओं की इकाई सेलों की संख्या पूछी गई हो, आप ऐसे ही लगा दीजिए, तुरंत आंसर आपके नोटबुक पर होगा। ये गारंटी है हमारी, वादा कर रहे हैं। और जब भी घनत्व निकालने की बात आए तो आप सीधे सीधे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, D बराबर यानी कि डेंसिटी, Z इंटू यानी परमाणुओं की संख्या, M इंटू ए क्यूब इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो, जो शुद्धता के लिए लगाया जाता है। बस इस फार्मूले को ऐड करो, सारे प्रश्न इसी से लिखते हो। 101 प्रश्न आएगा इससे, 101 प्रश्न इससे आएगा आपका 100%। और ये जो हमने फार्मूला अभी लगाया था, एक क्वेश्चन इससे ना मिले तो हमारे वीडियो को अनलाइक कर देना, ये लिख के दे देते हैं। और जो भी स्टूडेंट आगे जुड़ना चाहे उनको भी मना कर देना अगर इससे प्रश्न आपको ना मिले। D बराबर Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू नंबर ऑफ एवोगैड्रो। तो दूसरा आपको बता देते हैं, डेल्टा TB बराबर KB इंटू W1 इंटू 1000 अपॉन M1 इंटू W2। ये होता विलेय का भार, ये विलायक का भार, ये विलेय का अणुभार। ऐसे ही आपको डेल्टा TF तो KB KF लिख लेंगे, W1 यानी विलेय पदार्थ 1000 बटे M1 यानी कि विलेय का अणुभार, W2 विलायक का अणुभार। ये 3-4 जो न्यूमेरिकल होते हैं ये 101% आने गारंटी के साथ कह सकते हैं। और आईएएस पीसीएस का एग्जाम नहीं देने जा रहे आप देने जा रहे हैं इंटरमीडिएट का, और जिसमें इस साल बहुत सा सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया। तो याद रखें, कैसा लगा ये वीडियो तो पहले कमेंट करके बताया करें, और उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी आंसर गलत होता है तो उसको आप लगा कर देखिए, आपको उतना ही आंसर मिलेगा जितना हमारे स्क्रीन बोर्ड पर। आप ये कंफ्यूज नहीं हुए, आया होगा, जबरदस्ती आया होगा। कैसे आया होगा, मिस प्रिंट आपके अनसॉल्व पेपर में होगा, किताबें कभी मिस प्रिंट नहीं करती हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रिपीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल कितना है, 20%। तो हल प्रश्न नंबर लिखेंगे, प्रश्न नंबर 2 का सबसे पहले क्या दिया गया है, C6H12 C2H6O2 विलेय का द्रव्यमान, यानी कि दिया गया 20%। भाई परसेंटेज में रखेंगे नहीं, ठीक है। हल करना है तो इसको हम पहले क्या कर ले, किस में बदल ले, ग्राम में। तो लिख दे माना
जलीय विलयन, कैसा विलयन है, ये लिखा है जलीय विलयन में, जलीय विलयन कितना है 100 ग्राम है या 100 ml है। तो C2H6O2 का भार, ठीक है, तो लिखेंगे 100 ग्राम बिलियन, बिलियन में से 20% निकालेंगे, आएगा 20, लेकिन 20 ही आएगा, लेकिन कारण ये होता है ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। 100 से 100 कट गया, आपका कितना आया 20 ग्राम, ठीक है। अब निकालेंगे विलायक, विलायक यानी कि ये किस में घोला गया था, एथिल ग्लाइकोल, जल में, जलीय विलयन में, विलायक जिसका हम लिखते हैं नाम H2O, यह 20 ग्राम एथिल ग्लाइकोल जल में घोला गया। तो विलायक का भार, भार निकालेंगे तो क्या होगा, विलयन का भार, भार माइनस विलेय का भार, विलेय का भार। तो विलयन हमने माना था 100 ग्राम है, तो 100 माइनस 20 बराबर टोटल कितना आया 80 ग्राम, यानी कि 80 ग्राम उसमें जल है। जल का भार कितना है H2O, यही तो है। विलायक का भार कितना है 80 ग्राम। अब निकालते हैं हम मोलों का, मोल प्रभाज किसका पूछा गया, दोनों का। तो मोलों की संख्या चाहिए होगी, तो हम लिखते हैं पहले C2H6O2 का अणुभार, अणुभार जिसे हम लिखते हैं यम, ठीक है, यम1 होगा इसका। यम1 यानी कि कार्बन 6 है तो कार्बन 2 है, तो इसका मतलब है एक कार्बन के लिए 12 होता, तो 12 दूनी 24, 2 कार्बन के लिए 6, हाइड्रोजन का 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 1, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 30 और 32 62 ग्राम प्रति मोल, ठीक है। अब निकालेंगे C2H6O2 के मोल, और इसके लिखेंगे मोल, ये विलेय है तो स्मॉल एन, और यहां पर लिखेंगे भार बटे अणुभार, अणुभार। तो भार कितना है, कितने ग्राम है विलेय का 20 ग्राम, और अणुभार कितना है 62 ग्राम। तो 20 में 62 का डिवाइड लगाइए, ये ग्राम में होता है और ये ग्राम प्रति मोल होता है। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 62 में 20 का भाग लगाइए, ऊपर से नोट करिए, हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं, मोल निकाल लेते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर लिखते हैं n बराबर, यानी कि विलेय के मोल 20 में 62 का भाग लगाएंगे, तो 20 में 62 का भाग दे दीजिए, भाग नहीं जाएगा, भाग का बिंदु पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो 6 चौक 24 होते हैं, ज़्यादा 6 तियाँ 18, 3 बार देखते हैं, 3 दूनी 6 और तिछाक 18, 186 घटाते इसमें से 4 बचा, इधर बचेंगे आपके 1 और ये कट जाएगा, तो कितना आएगा 0 पॉइंट का गया नहीं, भाग नहीं गया, भाग का बिंदु पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 3 बार चला गया, तो 3 बार जाने के बाद पॉइंट की 0, तो 6 दूनी 12 कितनी बार जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा आपका 0.32 मोल, 0.32 मोल। अब निकालेंगे H2O का अणुभार, अणुभार ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 16, तो बराबर होता है 18 ग्राम प्रति मोल। अब निकालेंगे हम H2O, यानी कि ये क्या है विलायक, विलायक का अणुभार, नहीं विलायक के मोल, मोल ये होता है कैपिटल N, भार बटे अणुभार, क्योंकि विलायक जल का भार कितना था 80 और अणुभार कितना है 18, ये ग्राम में था, ये ग्राम प्रति मोल है, और ग्राम से ग्राम जब कटता है तो 18 में 80 का भाग दीजिए, 80 में 18 का भाग, तो 8 18 छंग
72, 18 पंचे 90 होता है, 18 चक्कू 8 चक्कू 32 की 2, 3 8, 4 अट्ठे 32 की 2, 4 एकन 4 और 3 7, 18 चक्कू 72 हो गए, 8 बच्चे। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 18 चक्कू 72 4.444 आएगा, 44 आता रहेगा। तो इसको रब करिए और आ जाते हैं मोलों की संख्या। तो कितने आए मोल? 4.44। एक अंक तक निकालेंगे तो इतना लिख देंगे, ठीक है। तो इसको रब कर देते हैं, कैपिटल एन मिल गया। अब निकालेंगे C2H6O2 का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज जो क्वेश्चन में पूछा गया प्रभाज। तो इसको x से डिनोट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं C2H6O2 बराबर n/n प्लस कैपिटल N। ये लिखना है आपको। n की वैल्यू कितनी है? 0.32। स्मॉल n की वैल्यू कितनी है? 0.32 प्लस 0.444 हो गया। अब इसको ऐड कर लेते हैं। ऊपर वाला तो 0.32 ही रहेगा, नीचे वाले को ऐड कर लेते हैं 4.44 और यहाँ पर 0.32। तो 6 7 और 4 कितना हो जाएगा? 4.76। तो इसके पॉइंट से पॉइंट हट गए और 32 में भाग लगाना है 476 का और आंसर आपके सामने। तो लगाइए 32 में भाग 476 का, देख लेते हैं 6 3 7। हाँ तो 476 का भाग लगाते हैं, भाग नहीं जाएगा, भाग खाए बिंदी, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी भी भाग नहीं जाएगा तो भाग खाए बिंदी पर पॉइंट। अब 6 बार भाग देखते हैं। 6 तरंग 36 की 6 यहाँ से लगे 3। तो पहले हम देख लेते हैं कि 18 छंग, पहले कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। 18 में भाग देते हैं तो 18 4 बार देते हैं, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 एकम 4 3 7 8 बचेंगे। 72 18 चक्कू 72 होते हैं, इतना ही जाएगा। 80 में भाग इतना ही जाएगा। आंसर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी, एक पॉइंट गायब है। तो 6 का 0 में छतरंग 36 3 हासिल, 6 सत्ते 42 और 3 45 की 5 हासिल आएगा 4। तो 6 चौक 24 और 4 28। तो यहाँ पर कितना हो गया? 4 बचा। यहाँ पर कितना बचा है आपका? इधर से जब दहाई लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4 और यहाँ पर आपका बचेगा 11 में से 8 गए 3 और यहाँ पर लगाएंगे पॉइंट की 0 और 8 चक्कू 32। तो आएगा आपका आंसर 0.068 आएगा आपका आंसर। अगर आप पॉइंट से पॉइंट 32 में भाग लगाएंगे 400 का तो जाएगा नहीं। तो हम बता रहे हैं, तो पहले भी आप देख लें 20 में 62 का अगर भाग देख लें, अगर पॉइंटों में गड़बड़ी हो रही है तो यहाँ भी चेक कर लें। 20 में 62 का भाग लगाना है, भाग नहीं जाएगा, भाग का बिंदी पॉइंट की 0 लगाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट की 200 हो गए तो 6 तियाँ 18 6 चौक 24 होते हैं, तो यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 3 छाक 18 168। 3 दूनी 6। अब यहाँ 4 बचेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, कट जाएगा, पॉइंट की 0। फिर उसके बाद में देख लेते हैं कितने का? 6 दूनी 12, तो 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। कितने बचते हैं? यहाँ पर 6 बचेंगे, यहाँ पर 2 1 बचेगा 16। यही सही है, आंसर आपका राइट होगा 0.068 मोल अंश होगा आपका। ये हो गया आपका आंसर। अब क्वेश्चन आपके लिए बचते हैं कितना? खा और गा और घा। 3 प्रश्न बचे हैं बस। आज के वीडियो में इतने ही रखेंगे, 30 प्रश्न और कराएंगे। तो अब आते हैं हम अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 के खा पर। तो अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न 3।
का, खा, गा, घा। तो सबसे पहला प्रश्न 3 करेंगे जिसमें दिया गया कोलराउस का नियम, इसके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की कोटि की गणना कीजिए। तो ठीक है, वियोजन की कोटि की गणना किस प्रकार से करते हैं और ये भी बताते हैं कोलराउस का नियम क्या है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्न 3 का खा और उत्तर लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे कोलराउस का नियम। लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। जब अनंत तनुता पर, क्या लिखेंगे, अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट का वियोजन पूर्ण हो जाता है। क्या लिखा, जब अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट का वियोजन पूर्ण हो जाता है तो उसमें उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों, धन आयनों तथा ऋण आयनों का एक निश्चित योगदान होता है। क्या कह रहा है, जब अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट के विद्युत अपघट्ट का वियोजन पूर्ण हो जाता है तो उसमें उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों का एक निश्चित योगदान होता है। जैसे अनंत तनुता पर कोई भी हम ले लें तो Mn ले लिया एक हमने विद्युत अपघट्ट, और इसकी अनंत तनुता पर जब एक धनायन बनाएगा तो इसकी जो मोलर चालकता होती है, तो इसके धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता, यहाँ पर एक शब्द और जोड़ दें, यहाँ पर धनायनों और ऋणायनों की मोलर चालकता लगा दे तो इससे बेहतर लाइन हो जाएगी कि मोलर चालकता का निश्चित योगदान होता है, निश्चित योगदान होता है। जैसे अब उदाहरण लिखेंगे, जैसे अनंत तनुता पर किसी की चालकता, जैसे Mn कोई विद्युत अपघट्ट है, अनंत तनुता पर घोला गया है तो उसमें जो Mn प्लस धनायन बनेगा और दूसरा ऋणायन बनेगा N, तो इसकी मोलर चालकताओं का बिल्कुल निश्चित योगदान होगा। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे CH3 COOH, ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, इसको अनंत तनुता पर घोला जाता है तो बनता है CH3 COOH माइनस प्लस C हाइड्रोजन आयन अनंत तनुता पर। तो जो एसिटिक आयन की मोलर चालकता होगी वो एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन की मोलर चालकता के बराबर होती है। अब आगे कह रहा दुर्बल विद्युत अपघट्ट, इसके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्ट के वियोजन की कोटि या वियोजन की मात्रा बोलते हैं। तो लिखते हैं वियोजन की कोटि और कोष्ठक में लिख दो मात्रा, लिखा होता है पेपर में, इसे लिखते हैं अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो लिखेंगे किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता
तथा अनंत तनुता पर, क्या लिखेंगे, अनंत तनुता पर चालकता का अनुपात क्या कहलाता है, वियोजन की कोटि कहलाती है, वियोजन की कोटि कहलाती है। इससे अल्फा से, किससे, अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखेंगे, अल्फा बराबर, कह रहा वियोजन की कोटि बताना है। वियोजन की कोटि मात्रा जिसे कहते हैं अल्फा से प्रदर्शित, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता को हम क्या लिखते हैं, लेमडा सी से। किससे लिखते हैं, लेमडा सी से, और ये अल्फा है, ठीक है। और कह रहा है अनंत तनुता पर चालकता का अनुपात। अब लेमडा इन्फिनाइट का अनुपात क्या कहलाती है, वियोजन की कोटि कहलाती है। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है इसका फार्मूला। बस आपको इतना ही बताना था कि लेमडा सी किसकी चालकता है, विद्युत अपघट्ट की चालकता। इसको हम लिखते हैं लेमडा सी से। और कह रहा है तथा अनंत तनुता पर चालकता, और ये क्या है, अनंत तनुता पर चालकता। तो इसके आगे इन्फिनाइट लगा देंगे। तो अल्फा बराबर लेमडा सी अपॉन लेमडा इन्फिनाइट होता है। तो ये आपका हो गया कोलराउस का नियम और वियोजन की कोटि की मात्रा। क्या लिखा, जब अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट का वियोजन पूर्ण हो जाता है तो उसमें उपस्थित धन आयनों तथा ऋण आयनों की मोलर चालकता का निश्चित योगदान होता है। या यहाँ चालकताओं कर लेंगे तो बहुवचन हो जाएगा। चालकताओं का निश्चित योगदान होता है, जिसे जैसे लेमडा या मैन कोई दुर्बल विद्युत अपघट्ट है तो धन आयन बनाएगा, एक ऋण आयन बनाएगा। उसके बाद हमने एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट का उदाहरण दे दिया। वियोजन की कोटि हमने बता दिया है क्या होता है, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की चालकता यानी कि लेमडा सी तथा अनंत तनुता पर चालकता का अनुपात यानी लेमडा इन्फिनाइट को वियोजन का अनुपात कहलाते हैं। इसे का अनुपात वियोजन की कोटि कहलाती है। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया, आप इसको नोट कर लें, हम हट जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में आप दूसरा क्वेश्चन गा 3 का गा रफ करिए इसे। उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष क्या कहलाते हैं, 2 नंबर में लिखना है। 2 नंबर में लिखना है उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं, उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्प्रेरक वर्धक लिखेंगे वे पदार्थ जो उत्प्रेरक नहीं होते हैं परंतु इनकी उपस्थिति उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है। उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं, वर्धक कहलाते हैं। ये हो गया। क्या लिखा, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक नहीं होते हैं परंतु इनकी उपस्थिति उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देती है, वर्धक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे हाइबर विधि में जब अमोनिया बनाते हैं तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन लेते हैं और ये उत्क्रमणीय क्रिया होती है। इसमें एक उत्प्रेरक पड़ा होता है मोलिबेडनम और आयरन और मोलिबेडनम। तो आयरन तो है हमारा क्या, उत्प्रेरक, और ये है वर्धक।
ये आयरन की ताकत को बढ़ाता रहता है, मोलिबेडनम आयरन की ताकत को बढ़ाता रहता है, जिससे अमोनिया बहुत जल्दी बन जाती है NH3। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मोलिबेडनम, इस अभिक्रिया में मोलिबेडनम वर्धक उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये आयरन की ताकत को बढ़ाता रहता है, सक्रियता को बढ़ाता रहता है। अब नंबर 2 पॉइंट लिखते हैं। ये तो पहला हो गया, उत्प्रेरक विष। इसका ठीक उल्टा लिख दीजिए, वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं या नष्ट कर देते हैं, विष उत्प्रेरक कहलाते हैं। विष उत्प्रेरक कहलाते हैं। अब लीजिए, इसी में एग्जाम्पल दे देते हैं। ये इसलिए एक साथ दिए गए, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अपक्रिया कराते हैं, उत्प्रेरक होता है मोलिबेडनम और आयरन और मोलिबेडनम होता है। इनकी क्रियाशीलता को अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस डाल दें तो अमोनिया बनना बंद हो जाएगी। ये क्या है? वर्धक उत्प्रेरक है। ये इनकी ताकत, दोनों की ताकत को ये H2SO4 खत्म कर देगी। तो ये क्या हो जाएंगे? उत्प्रेरक विष। यानी कि अमोनिया निर्माण के समय जब आयरन और मोलिबेडनम, आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है, वर्धक उत्प्रेरक का मोलिबेडनम कार्य करता है। अगर इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को हम प्रवाहित कर दें तो अमोनिया बनना बंद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, क्योंकि यह हाइड्रोजन सल्फाइड इसकी सक्रियता को घटा देता है और अमोनिया का बनना बंद हो जाता है। ये लीजिए 2 एग्जाम्पल, दोनों उत्प्रेरक हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका, और इसको रब करते हैं और लाते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रब करिए और नोट कर लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 3 का घ, पहला क्वेश्चन। उत्तर, उत्कृष्ट। आंसर लिखेंगे NSWER आंसर। उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च क्यों होते हैं? तो लिखेंगे उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP6 होता है, NP6 होता है। उत्कृष्ट गैसों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP6 होता है। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। अर्थात इनका अष्टक पूर्ण होता है, अष्टक पूर्ण होता है। इसी कारण इनके आयनन विभव उच्च होते हैं। भाई जब इलेक्ट्रॉनों को कोई निकालने की गुंजाइश नहीं होते, पूरा स्टक पूर्ण हो जाता है, 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन परमाणुओं से नाभिक की ओर बड़ी शक्ति से खींचे होते हैं
और इनको निकालने से, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इसके बाद आ जाता है सेकेंड पॉइंट, नियान के उपयोग। नियान के उपयोग। नंबर 1, बल्बों में। नंबर 2, हवाई पट्टियों के निर्देशन में। हवाई पट्टियां जो बनती है उसमें नियान गैस की थोड़ी सी मात्रा डाल दी जाती है जिससे चमक बढ़ जाती है। ठीक है, ये नियान 2 हो गए उपयोग, काफी है इतना क्वेश्चन 2 नंबर का। नियान के उपयोग बल्बों में किया जाता है, हवाई पट्टियों के निर्देशन में। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो काफी बड़ा हो गया है। तो कैसा लगा ये वीडियो हमारा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। बस 3 वीडियो में ही एक अनसॉल्व पेपर हल हो जाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो में कमेंट करके बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से अब भी जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। तो चले बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।